हेलो एंड फ़खर रागली टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे 2-3 बड़ी अहम ख़बरें हैं जिसके हवाले से हम बात करेंगे। एक तो ये है कि इंडियन मैट तेजास एक फ़ाइटर जेट है, उसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने उड़ाया है। क्या स्टोरी है, इस हवाले से बात होगी। इसके साथ-साथ 8 नेवल ऑफ़िसर्स को डेथ सेंटेंस की सज़ा हुई थी कतर में, तो उसके खिलाफ इंडिया ने अपील की थी, जो अपील मंजूर की है गवर्नमेंट ऑफ कतर ने। क्या डेवलपमेंट्स हैं, इस हवाले से भी बात करेंगे और साथ कुछ और चीज़ें हैं जिस पे भी डिस्कशन होगी। लेकिन इस डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट फ्रॉम इंडिया डॉक्टर अभिषेक मिश्रा साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग माय शो। थैंक यू फकर भाई, इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू बी ऑन योर शो। आप थैंक यू। बताइए, आप कैसे हैं? बिल्कुल, आई एम गुड एंड एवरीथिंग इज़ फाइन। बिल्कुल ज़बरदस्त है। बस थोड़ा-सा आज क्योंकि वीकेंड है तो मुझे लगता है मोदी जी ने कहा कि चलें ज़रा शुगर लगाते हैं और फाइटर जेट उड़ाते हैं। तो उन्होंने तेजास उड़ाया। उस दिन मेरी एक एयरफोर्स ऑफिसर से बात हो रही थी कि दुबई शो में दोनों का पहली दफ़ा, यानी दोनों फाइटर जेट जेएफ-17 थंडर और तेजास का एक कंपैरिजन भी आया था और खैर इसके साथ-साथ वहाँ पे दोनों उड़े भी थे इकट्ठे, तो कहते हैं ये फर्स्ट टाइम हुआ है। लेकिन खैर वो एक अलग स्टोरी है। इस हवाले से बात करेंगे डॉक्टर साहब के एक मतलब क्या इस हवाले से बात की जा सकती है। मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देते हैं मोदी जी। लेकिन आज उन्होंने जो मेड इन इंडिया फाइटर जेट है उसको उड़ाया भी है। देखिए, किसी भी कंट्री का अगर आज की डेट में इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना है, आप समझ रहे हैं, जी। तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस बात से होता है कि आपकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में कंट्रीब्यूशन है या आपके जो दूसरे चीजों में कंट्रीब्यूशन है, वो कितना आपको डेवलप कर रहे हैं, आपकी इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और खासकर ये जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आपकी डेवलपमेंट है, उसको देखना बहुत जरूरी हो जाता है। आप समझ रहे हैं। सो पॉइंट ये है कि अब आज की डेट में फाइटर जेट्स या ये जो इस तरीके की जो टेक्नोलॉजी है, वो दुनिया को गवर्न करती है, वो दुनिया में रूल करती है। और इसका शोकेस करने का मतलब ये है कि आप भी अब इन कंट्रियों के रेस में आ रहे हैं। आप तो ये एक कॉन्सेप्ट है। और इसी के लिए ये तेजस का इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो मल्टी रोल एयर कॉम्बैट है, ये एचएएल को बहुत पहले मिला था। इवन इसको डेवलप करने का जो वो था एज अ ट्रेनी मल्टी रोल एयर जेट, अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये डीआरडीओ को दिया गया था, मगर उसके बाद से ही कुछ हुआ नहीं। तो ये जो आप मल्टी एयर कॉम्बैट जेट देख रहे हैं, इसका नाम भी तेजस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। और इसी वजह से मोदी जी इसमें विशेष रुचि लेते हैं। और ये अभी रिसेंटली ये कई कंट्रीज ने इसमें इसको रुचि दिखाई है इसको खरीदने के लिए। तो फिर अब यह है कि अब ये आए हैं तो तेजस उनके दिल के करीब भी है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी है। और वो तेजस में बैठ के दुनिया को एक ये मैसेज भी दे रहे हैं कि अगर मैं बैठ के उड़ा सकता हूँ, इस पे इतना ट्रस्ट है, तो आप भी उड़ा सकते हैं। इट्स अ बिग मैसेज गोइंग टू इंटरनेशनल कम्युनिटी कि भाई अगर प्राइम मिनिस्टर बैठ रहा है, उड़ा रहा है, तो इसका मतलब है कि फाइटर जेट तो सेफ है ना। तो दिस इज व्हाट इट इज। ओके। अच्छा, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था आज सुबह ही। वहाँ पे जनरल इलेक्ट्रिक, क्योंकि इसके इंजन आई थिंक सो कि वहीं से बनवाए जाते हैं, वो कह रहे हैं कि बड़ा एक तेजस का और एक और शायद किसी फाइटर जेट के लिए वो इंजन्स बना रहे हैं, तो उसके ऊपर बड़ा उन्होंने कहा कि एक प्रेशर भी आया हुआ है क्योंकि इंडिया भी कह रहा है कि यार हमें ज़्यादा स्पीडी काम चाहिए इंजन्स के हवाले से। तो ऐसा कोई है क्योंकि हम सुनते आ रहे हैं कि जी अमेरिका के साथ जो कॉपरेशन हो रही है इंडिया की, तो उसकी प्रोडक्शन और इस तरह की चीज़ें इंडिया में प्रोड्यूस करने का इरादा है। तो इस तरह कोई है नियर फ्यूचर में कि जो फाइटर जेट्स के इंजन्स हैं या कोई और जो चीज़ें हैं वो वहाँ पे उसकी प्रोडक्शन हो? हाँ, इस तरीके का बिल्कुल हो रहा है ना। मतलब आप ये देखिए कि
इवन राफेल के साथ भी जो हमारी वो बातचीत हुई थी, या राफेल से जो हमने फ्लाई अवे कंडीशन में लिया था, ये कि एयर जेट्स, उसमें भी बात तो मेरी इस पे रुक गई थी कि क्या शुरू में हमने 180 राफेल डिसाइड किए थे, जिसमें से 20-25 फ्लाई अवे में आने थे और बाकी का इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग होना था। तो वो बाद में वो वाला डील टूट गया और फिर 30-35 जो भी राफेल लिए वो फ्लाई अवे कंडीशन में ले लिए, और अब ये बात सभी अभी जो बाकी इंडियन फ्लीट है उसको पूरा करने के लिए जो जो बात रुकी हुई है, वो यही रुकी हुई कि कौन सा आप लेंगे, और वो इंडिया में ही मेक इन इंडिया बनेगा। अब आपको फ्लाई अवे कंडीशन में लेने की जरूरत नहीं है, जो भी बनेगा वो मेक इन इंडिया होगा। अब मेक इन इंडिया के तहत ये भी प्रॉब्लम है कि अब आप इतनी बड़ी टेक्नोलॉजीज को अपने यहाँ बनाएंगे तो इसमें जो समय जाता है वो काफी ज्यादा जाएगा। तो आप टेक्नोलॉजी को अगर R&D करेंगे तो यू विल टेक लॉट ऑफ टाइम एंड लॉट ऑफ कॉस्ट। उससे कम कॉस्ट में आप वो टेक्नोलॉजी खरीद सकते हैं और पूरा का पूरा जेट भी खरीद सकते हैं। तो यही एक वजह है कि आप ये इन चीजों में आप जाते हैं और इन चीजों में आप भरोसा करते हैं। अब ये है कि ये इस तरीके की डेवलपमेंट और इंजन बनाना दुनिया का सबसे टफ काम है। रॉकेट साइंस को लोग कहते हैं कि टफ, बेसिकली इंजन साइंस विच इज टफ। तो और खासकर इस तरीके के एक्स्ट्रा थ्रस्ट ओपन या इतना पावरफुल थ्रस्ट प्रेजेंट करने वाले जो इंजन से उनको बनाना एक खास बात है। आप देखें विकास इंजन जिससे कि हमारे PSLV चलते हैं, उसकी भी यही खास बात है कि वो इंजन इंडिया में डेवलप हुआ। अभी तक हमने ऐसा खुद का इंजन नहीं बनाया, जो कि कावेरी की बात होती है, बट कावेरी शायद अभी उस लेवल पे नहीं गया है जितना कि जो GE के इंजन होते हैं, जो कि इस तरीके के फाइटर जेट को वो करते हैं। तो डेवलपिंग एन इंजन पे बातचीत चल रही है, वही होगी कि हमको टेक्नोलॉजी खरीद करके ही अपने आप बनाएं, क्योंकि मैं नहीं समझता कि ये उचित होगा कि आप इतना पैसा डालें जब मार्केट में है वो टेक्नोलॉजी जाके खरीद लें आप। वाई टू वेस्ट टाइम एंड मनी बोथ। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा बात होती है इंडिया पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने जब F-17 थंडर बनाया तो कहा जी ये तो फलां का जिसे कहते हैं अल्टरनेट है, कोई F-16 के साथ उसको मिला रहा था, कोई क्या। हालांकि फ़र्क है, बहुत फ़र्क है, शायद ज़मीन आसमान का फ़र्क है। लेकिन तेजस के साथ लोग कहते थे कि शायद कोई जोड़ बनता है इसका, मतलब फ़र्क होगा यकीनन, कुछ चीज़ें हो सकती है इसकी अच्छी कुछ उसकी अच्छी। लेकिन आपसे अगर मैं पूछूं तो क्या चीज ऐसी है कि आप कहते हैं कि हाँ यार तेजास इज मच बेटर देन द F-17 थंडर, या F-17 थंडर ज्यादा बेहतर है कुछ चीजों में, या तेजस? कंपैरिजन तो नहीं किया जाना चाहिए। लोग कंपैरिजन करते हैं। JF-17 एक चाइनीज मॉडल है और JF-17 को चाइना में डेवलप किया गया है। वो भी या उसका भी वो भी मल्टी रोल एयर कॉम्बैट है। वो भी छोटा प्लेन है, मतलब इट्स नॉट द साइज ऑफ F-15 और हाँ, F-17 का। लाइट लाइट बिल्कुल। लाइट एयर कॉम्बैट है, तो वो उस हद तक दोनों में कंपैरिजन हमेशा रहती है। मैंने यही पढ़ा कि कितने भी एयर शो हुए हैं जहां पे JF-17 और तेजस की कंपैरिजन की गई है, उसमें लोगों ने रिलायंस ज्यादा दिखाया है तेजस पे, क्योंकि चाइनीज मॉडल जो होता है, अब मैं चाइना की भी बुराई नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बहुत बड़ा वो नहीं हूँ एक्सपर्ट, लेकिन मैंने यही पढ़ा कि वो रिवर्स इंजीनियरिंग पे ही उनके मोस्ट ऑफ द टेक्नोलॉजी जो होती है वो डेवलप होती है, या रशियन टेक्नोलॉजी को वो लेकर के रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं, या कहीं और की टेक्नोलॉजी को देकर रिवर्स इंजीनियरिंग कर देते हैं। ओरिजिनल R&D जो है वो प्रेजेंट नहीं होती। और ये बात तो सही है, क्योंकि एज अ लॉयर जब हम लोग चाइना में आए, चाइनीज IP के बारे में पढ़ते थे कि चाइना का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड बहुत ही बुरा है। वो किसी का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है वो रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। अब इसको देखिए क्या कहेंगे आप, कैसे कहेंगे। सही, बिल्कुल सही है। और खैर एनीवे, थोड़ा सा आते हैं फाइटर जेट से आते हैं, लेकिन एक लास्ट इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कि सर, मतलब इस तरह की लाजमी सी बात है, फाइटर जेट जो हैं दुनिया के शायद बहुत कम कंट्रीज जो हैं वो सारा कुछ खुद बनाते हैं। लेकिन हम लोग जो हैं, मतलब इस रीजन की मैं बात करूं, चाइना प्रोड्यूस कर रहा है, पाकिस्तान ने कुछ चाइना की हेल्प से शुरू कर दिया, अब इंडिया। कितनी बड़ी बात है। और हमारा डिफेंस और फिर इसकी एक्सपोर्ट्स के हवाले से क्या चीजें हो सकती हैं, क्योंकि दुनिया खरीद रही है, हर कोई तो राफेल अफोर्ड नहीं कर सकता, F-16 हर किसी को मिलता नहीं है दुनिया में, या कुछ इस किस्म के और जहाज, F-35 तो खैर कोई सोच भी नहीं सकता। तो क्या इससे मतलब जो अफ्रीकन मार्केट है या फिर सेंट्रल एशिया है या इस तरह की और कंट्रीज है? देखिए, बात सिर्फ कॉस्ट की नहीं आती है। बात ये भी है कि अगर कल को आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, आपको जो उसके पुर्जे चाहिए होते हैं, आपको जो उसके स्पेयर पार्ट्स चाहिए होते हैं, या फिर आप किस तरीके का, चूंकि हर कोई इसको खरीदने के लिए 1-2 प्लेन तो कोई खरीदेगा नहीं। अगर खरीदेगा तो 10-15 या इस टाइप के उसमें जाएगा। तो इस तरीके की बाइंग कैपेसिटी बहुत कम कंट्रियों में है कि वो आपको सीधा पैसा दे दे या पूरा का पूरा डाउन पेमेंट हो जाए और आप ले लें।
ये होगा नहीं होगा बेसिकली यही कि अगर इंडिया बेच भी रहा है तो उसको कुछ पेमेंट कैश मिलेगा, कुछ फाइनेंस करना पड़ेगा, उसको वो उस क्या फाइनेंस के टर्म होते हैं, ये बहुत कुछ डिपेंड करेगा। तो अगर मान लीजिए कोई एक टेक्नोलॉजिकल फीचर इधर उधर होते भी है कि भाई तेजस में कुछ कम है, JF-17 में कुछ ज्यादा है, या JF-17 में कुछ कम है, तेजस में कुछ ज्यादा है, तो वो चल भी जाएगा। बट ये कि क्या अवेलेबिलिटी ऑफ बाकी जो टर्म्स है, किस टर्म पे आप दे रहे हैं, किस टर्म पे आप उसको, जो कंट्रीज हैं उसको ये क्या नाम है, तेजस की अवेलेबिलिटी है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ होगी, सर्विसिंग कैसे होगी, फिर क्या उसमें आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करवाएंगे वहां के लोगों को, वहां पे यूनिट लगवाएंगे, या मतलब इस तरीके का मेंटेनेंस का है, एनुअल मेंटेनेंस होगा, 3 बार में मेंटेनेंस होगा, उसकी लाइफ स्पैन कितनी रहेगी। क्योंकि देखिए इस तरीके के फ्लाइट, इस तरीके के एरोप्लेन को खरीदना इट्स नॉट अ जोक, क्योंकि इनकी एक ना लाइफ स्पैन होती है, ये 20-25 साल में खत्म हो जाते हैं। और अगर आपने मान लीजिए लड़ाई नहीं किया या आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप इतना बड़ा पैसा लगा करके क्या कर लेंगे, जो टेक्नोलॉजी की टोटल लाइफ 20 से 25 साल होगी। उसके बाद ये सेफ नहीं रह जाते हैं, बिकॉज देखिए हमारे यहाँ MiG-17 और मिराज वाले जो फ्लाइट है वो कई गिर जाते हैं, आज भी वो चला रहे हैं हमारे यहाँ, 1960s या 70s के वो फ्लाइट है, उनको ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। और इसी को गिरते हुए मिग एक रीजन थे जिसकी वजह से तेजस को डेवलप किया गया कि भाई कम से कम अपना खुद का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट तो ले लो, अगर मान लो तुम बड़े एयरक्राफ्ट नहीं ले पा रहे हो तो फायर जो जिसे आप लाइट एयरक्राफ्ट कहते हैं वो तो अपने होने चाहिए। बिल्कुल सही है। अच्छा डॉक्टर साहब, थोड़ा-सा आते हैं कतर वाले इश्यू पे, और वहाँ पे अपील मंज़ूर हुई है। क्या मतलब कितनी बड़ी डेवलपमेंट है ये? क्या अब कोई चांसेस, आप क्योंकि लॉयर भी हैं तो क्या कोई चांसेस अब नज़र आते हैं कि उन लोगों को जो डेथ सेंटेंस सुनाई गई थी आज से तकरीबन 1 महीना पहले, तो उसमें कोई रिलीफ मिल सकता है या वो वापस इंडिया आ सकते हैं? देखिए ये तो लीगल क्वेश्चन है, अब वो चार्जेस क्या लगाए हैं और क्या, चूंकि ऐसी कंट्रियों में जुडिशरी एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन नहीं होता, आपको ये जी, समझना पड़ेगा। ये अगर मैं ये बात को एज अ लॉयर अगर आप मुझे पूछेंगे तो आई वुड हैव गिवन यू माय ओपिनियन ऑन द बेसिस कि उस कंट्री की जुडिशरी का इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस कैसा है, क्या वो सरकार से हट के एक न्यायोचित लीगल ओपिनियन रख सकती है या नहीं रख सकती है। अगर वहां पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी नहीं है, जुडिशरी सिर्फ एक मास्क है पूरे स्टेट का, कि जो स्टेट एक्शन को लेजिटिमाइज करना है उसको जुडिशरी के थ्रू कर दीजिए। मैं आपसे क्षमा चाहूंगा लेकिन पाकिस्तान का एग्जांपल एक सबसे अच्छा एग्जांपल है। आपको जो भी चीजें इलीगल करनी है, जुडिशरी एक आपका एक एज एन इंस्टीट्यूशन तरीका बन जाता है इलीगल तरीकों को लीगल कर देने का। अगर जी। आपको इमरान खान साहब को इलेक्शन से हटाना था तो आप, चूंकि उसको और कोई मीन्स तो था नहीं सिवाय इसके कि या तो असैसिनेट करवा दे, और या तो ये है कि अब असैसिनेशन दुनिया टॉलरेट नहीं करती, तो ये है कि भाई आप एज अ जुडिशियल इंस्टीट्यूशन यूज करें, उनके ऊपर मुकदमे करें, उनको आप जेल में डाल दे, खेल खत्म हो जाएगा। तो अगर हमारे यहाँ भी ये हुआ, लेकिन हमारे यहाँ जुडिशरी ने ये टेस्ट हमारे यहाँ भी हुआ था, बट जुडिशरी ने टाइम एंड अगेन ये दिखाया कि वो एग्जीक्यूटिव या पार्लियामेंट के सामने खड़ी हो सकती है, और काफी लड़ाइयां चली हैं जजेस के और उसके बीच में। आप देख लें 1975 की बात है कि एक हमारे यहाँ केस हुआ था राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मिसेस गांधी का इलेक्शन जो था उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। मिसेस गांधी को अपना उसकी वजह से प्राइम मिनिस्टर पोस्ट खोना पड़ गया, क्योंकि आप अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर तो नहीं रह सकते। बिल्कुल सही, और बिल्कुल। इसका गुस्सा उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर ने ये निकाला कि उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। उसके बाद भी जुडिशरी जो है वो कुछ एक दो बार जुडिशरी ऐसे भी अकेजन्स आए हैं, जैसे हमारे एडीएम जबलपुर का केस था जिसमें कि जुडिशरी ने सरेंडर कर दिया था, बाद में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ उसका। लेकिन उसके बाद से जुडिशरी हैव ऑलवेज स्टूड अप टू लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। उन्होंने लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए गए लॉज को स्ट्राइक डाउन किया है, उनके द्वारा किए गए एक्शंस को स्ट्राइक डाउन किया है। उन्होंने कहा ये इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ऐसी कई बार चीजें की हैं। सो देयर इज अ बैलेंस ऑफ पावर। बट अब कुवैत के लिए मैं ये नहीं कह सकता कि वहां का जो जुडिशरी है वो अपने अमीर के अगेंस्ट में चला जाएगा या अमीर के लिए हुए फैसलों को वो हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े डिसीजन बिना अमीर के लिए हुए तो नहीं हो पाएंगे। वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी होता तो ट्रायल इन कैमरा नहीं होता, ट्रायल पब्लिक में होता, वो नहीं हुआ। पूरे के पूरे जब आप क्रिमिनल ट्रायल करते हैं तो सारा जो है क्रिमिनल एविडेंस जो है वो वहां पे आता है, क्या नाम है, पब्लिक फोरम में रहता है। अगर मान लीजिए वो पब्लिक फोरम में नहीं भी है तो भी तो कम से कम वो स्टेट के पास तो रहेगा, या जो स्टेट के लोग हैं उनको तो वो डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे कि भाई ये ग्राउंड पे हम कर रहे हैं, आप पार्टिसिपेट करके देख लीजिए। तो मुझे नहीं, मैं ये चीज नहीं कह सकता विद सर्टेनिटी कि क्या फ्यूचर होगा। ये बेसिकली जुडिशियल टास्क नहीं है,
ये वहां के अल्टीमेटली जो अमीर होंगे, जो कतर के, अब जो अब अमीर कहते हैं या क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन वही डिसाइड करेंगे। अल्टीमेटली वो स्ट्रक्चर दे देंगे जज साहब को कि ये कर दो तो वो हो जाएगा, या और अल्टीमेटली वो राजा है तो उनके पास, अगर मान लीजिए जज साहब नहीं भी करें तो फिर उनके पास पावर है पार्डन की, वो छोड़ देंगे, वो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये जुडिशियल, अगर जुडिशियल इंडिपेंडेंस होती तो मैं आपको बड़े आराम से बता देता कि इसका आउटकम क्या होगा अगर वो मैटर मेरे पास होता। लेकिन या एटलीस्ट सर्टेनिटी नहीं तो आदमी एक आइडिया बता देता है कि 100 में से 70%, जब मेरे पास कोई क्लाइंट आता है तो मैं उसको ये नहीं कहता मैं जितवा दूंगा तुम्हें, मैं ये कहता हूँ कि भाई 100 में से इतना परसेंट चांस है कि ये तुम्हारा काम बन जाएगा, इतना परसेंट काम है कि तुम्हारा काम हो सकता है ना बने। तो हम परसेंटेज में बात करते हैं। एक अच्छा लॉयर वो होता है जो ये आपको बताए कि भाई इसका केस मजबूत है या कमजोर है। मजबूत है तो कितना परसेंट चांस है, अगर स्ट्रांग है तो वो अपनी दिमाग लगा के इसको कितना परसेंट स्ट्रांग बना सकता है, कौन किस तरीके की रेमेडी आ सकती है, किस तरीके की रेमेडी नहीं दी जा सकती, ये लॉयर्स का काम होता है। बट बिल्कुल। कतर की जुडिशरी तो इंडिपेंडेंस नहीं है ना, आप तो मुझसे ज्यादा जानते हैं, तो कुछ कहा नहीं जा बिल्कुल, सकता। ये आपकी बिल्कुल मिडल ईस्ट में यही मसले मसाइल है, कतर है, कुवैत है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है। लेकिन डिप्लोमेसी का भी कोई रोल पॉसिबल आपको लगता है कि मतलब ऐसी कोई चीज़ हो सकती है? ठीक है, जुडिशरी का उनका एक अलग सिस्टम है, लेकिन डिप्लोमेटिक रोल यूएस के साथ उनके बड़े क्लोज़ रिलेशंस हैं, बल्कि अब इज़राइल और फ़लस्तीन का जो वो हुआ है कॉन्फ्लिक्ट, उसमें भी जो ब्रेक आया है, तो वो कतर और इजिप्ट ने काफ़ी रोल प्ले किया। तो ऐसा भी कोई पॉसिबिलिटी है कि यूएस के ज़रिए कतर को कहा जाए कि यार आप थोड़ा-सा इसमें वो रिलीफ दे दें, या कोई ऐसी पॉसिबिलिटी आपको नज़र आती जब जुडिशरी इंडिपेंडेंस नहीं है तो काम तो ये डिप्लोमेसी का हो गया ना, लीगल काम तो है? नहीं रहा। हुँ, अगर ये इंडिपेंडेंट होता तो लीगल काम होता, हुँ, अगर ये इंडिपेंडेंट काम नहीं है तो लीगल नहीं है। तो ये तो लीगल एज इन जुडिशियल नहीं है, तो ये काम तो फिर आपको करवाना पड़ेगा। आपके जितने दोस्त ममालिक हैं या जितने भी आपके जो देश हैं, जो आपके मित्र देश हैं, आप उनसे बात करेंगे कि भाई देखो आपका जो इन्फ्लुएंस है आप चलाओ। अभी तो मैं सुन रहा था इटली का भी चल रहा है, क्योंकि जहां से ये सब जिस सबमरीन को लेने की बात हो रही थी वो इटली से आने वाला था, तो इटली की गवर्नमेंट पे भी प्रेशर डाला गया कि आप इनसे बात करें। तो वो तो फिर गेम ऑफ वो बन जाएगा ना, इट्स अ गेम ऑफ थ्रोन्स, कि आप हर जगह से अपने फिर जो जो कॉन्टेक्ट आप बोलेंगे यार बात करो यार, देखो यार बात करो यार, देखो यार, कौन सा काम कर जाए आपको नहीं पता है। तो वो तो बिल्कुल हो रहा होगा, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये लीगल जो स्टेप्स है वो उससे ज्यादा उनको ये देखना पड़ेगा कि उनके डिप्लोमेटिक क्या कंसर्न्स हैं, डिप्लोमेटिकली वो इसको कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बस लास्ट में एक छोटी-सी चीज़ मैंने 1-2 दिन पहले पढ़ी थी, इंडियन इकोनॉमी के हवाले से कि जी 4 ट्रिलियन पे चली गई जीडीपी बेसिकली। तो चाइना कहता है कि नहीं, मतलब वो अपनी बात करता है कि यार हम दूसरी बड़ी इकोनॉमी हम है दुनिया में। लेकिन हिंदुस्तान की इकोनॉमी यकीनन हमने देखा लास्ट अगर 4-5 इयर्स की या 10 इयर्स की बात की जाए तो उसमें काफ़ी ग्रो किया है। कुछ लोग कहते हैं कि जी 7 पॉइंट या मतलब 8 या 8 इससे ऊपर, कहते हैं ये ग्रोथ नहीं है, इसको वो बनाया गया। वाक़ई ऐसा है? ये तो कैसे मतलब चीज़ें छुपाई जा सकती? चाइना की तो चले हमें समझ आती है कि वहाँ पे मीडिया उस तरह का नहीं है, सिर्फ़ स्टेट ओन मीडिया है। लेकिन इंडिया हो, पाकिस्तान हो या फिर बाकी दुनिया हो, वहाँ पे तो कहीं न कहीं से बड़े सारे जर्नलिस्ट ऐसे बैठे हुए कहते हैं नहीं यार ये चीज़ आपने ऐसी नहीं बनाई है, मतलब ऐवी हवा में और ये एक्चुअल है। देखिए, आज की जमाने में इंफॉर्मेशन छिपा करके या इंफॉर्मेशन को गलत प्रोड्यूस करके आप नहीं चल सकते, चीजें बाहर निकल जाती है। इसीलिए ये जो समय है ना, यहाँ पे चीजों को मैनिपुलेट करना टफ हो रखा है, स्पेशली टेक्नोलॉजी को। ना तो इलेक्शन आप मैनिपुलेट कर सकते हैं, ना तो आप कुछ और मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक आदमी के हाथ में होती नहीं है चीजें, बहुत से लोग होते हैं और बहुत से सोर्सेज ऑफ सर्विलियंस हर किसी के पास है। स्टेट के पास अगर कुछ एक्सक्लूसिव पार्ट ऑफ सर्विलियंस है तो आप जो है जो प्राइवेट सेक्टर है उसके पास भी बहुत कुछ है जो स्टेट्स को स्टेट के ऊपर सर्विलियंस रख सकती है। और जर्नलिज्म का तो काम ही यही है, जर्नलिज्म इज अ सर्विलियंस ओवर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंटल एक्शन के ऊपर वॉच सर्विलियंस को। डॉग्स कहलाते हैं। एग्जैक्टली, तो जर्नलिस्ट से बचा लेना ये बड़ा मुश्किल का काम होता है कि आप सबको मैनेज कर लो, ये असंभव है, सबको मैनेज करना असंभव हो जाता है। इसलिए इट्स रादर दैट्स व्हाई जर्नलिज्म जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी सोसाइटी में, वरना गवर्नमेंट जो है वो निरंकुश हो जाएंगी, कोई चेक्स नहीं रहेंगे, क्योंकि वो अगर आपने एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कर लिया, जुडिशरी को कंट्रोल कर लिया, फिर आपके पास कुछ बचा ही नहीं, कौन आपके ऊपर है, फिर कोई नहीं है आपके ऊपर।
तो ये जर्नलिस्ट जो हैं वो स्टेट का पार्ट नहीं होते, स्टेट से सैलरी नहीं लेते हैं, तो वो एक इंडिपेंडेंट सुपरविजन का रोल प्ले करते हैं। एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव ब्रांच पे तो काफी चेक रख सकते हैं, घोटाले कहाँ हो रहे हैं, स्कीम क्या हो रहा है। अब लॉ और जुडिशरी पे तो उनका कोई कंट्रोल रह नहीं सकता, क्योंकि भाई वो काम उनका वो नहीं है। लॉ बनाने के बाद लॉ अप्लाई करने का काम तो जुडिशरी का है, लेकिन एग्जीक्यूटिव की मोटिव क्या है, कौन सा काम कैसे कर रहे हैं, जर्नलिज्म करता है। इसीलिए दुनिया भर में इनको फोर्थ पिलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है कि दे आर वन ऑफ द दे आर दी। जैसा मैंने कहा कि अगर गवर्नमेंट के पास सर्विलियंस के लिए सारे यूनिट है, तो जनता के पास जो गवर्नमेंट के ऊपर सर्विलियंस का यूनिट है या जो पावर है, उसका नाम जर्नलिज्म है। नो जी। डाउट अबाउट दैट। और बिल्कुल, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि कुछ लोग जो हैं वो ये समझते हैं, अभी क्योंकि रिसेंटली वर्ल्ड कप गुजरा है, तो वो यकीनन वो वसीम अकरम साहब का वो क्लिप, मेरा ख्याल हम सब जितने हमारे व्यूअर्स हैं मोस्टली लोगों ने देखा होगा, कि वो जो बॉल का कहा था कि यार बॉल को पता नहीं वो क्या कर जाते हैं इंडिया वाले, तो इसलिए वो मैच जीत जाते हैं, तो उसने सर पकड़ा हुआ है ना वसीम अकरम ने, कहते यार खुदा का वास्ता बस कर दो, क्या कर रहे हो, मतलब क्या कुछ भी कह देते हो। तो मैंने इसलिए ये बात की कि कुछ लोगों का ख्याल है कि ये कोई आर्टिफिशियल तरीके से ना, हमारे यहाँ एक बात मशहूर हुई थी आज से कुछ साल पहले, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे सागडार साहब, तो उस वक्त डॉलर का रेट शायद 125 या 123 था। तो जिस वक्त हुकूमत चेंज हुई, कहते यार आर्टिफिशियल तरीके से उन्होंने इसको रोका हुआ था, अदरवाइज इसकी प्राइस जो एक्चुअल प्राइस थी मार्केट में उससे ज्यादा बनती है। तो ये इस तरह की स्पेकुलेशन और इस तरह की बातें होती है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसको उस बात को लेके आया हूँ। लेकिन डॉक्टर साहब ने ये बात की कि आप चीज़ों को, अगर आप कहेंगे कि 4 ट्रिलियन नहीं है, तो चलें जी, 4 ट्रिलियन का मतलब है 4000 अरब डॉलर्स, ठीक है? तो 3800 होगी। एक बात और सर, बोल दूं अगर सर, आप सर, अलाउ। प्लीज़। देखिए, सर, हमारे एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, उसका नाम होता है कंट्रोलर ऑडिटर एंड जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है ना, सीएजी कहते हैं। अभी आप देखें कि इस बार यूनाइटेड नेशन का जो सीएजी जो कन्वेंशन 63rd कन्वेंशन हुआ, उसमें हमारे सीएजी साहब वाइस चेयरमैन चुने गए, जगदीश श्री मुर्मू जी, ठीक है ना। तो पॉइंट ये कि आप ऐसे नहीं ये मैनिपुलेट कर सकते कि पैसा कहां से आ रहा है, जो जैसे छुपा करके कर दे। एक एक पैसे का इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, वो आपके पास बिल आते हैं, वो आप कितना रेवेन्यू कर रहे हो, क्योंकि एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट अलग है जो कि रेवेन्यू अर्न कर रहा है, उसके बाद उसको ऑडिट करने का डिपार्टमेंट, एंड दे आर कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट। आप इन सबको नहीं वो कर सकते, जैसे कि आप जो मन करे आप बता दो कि हमारा जो इसरो में के थ्रू जो गया था वो मुश्किल से इतने डॉलर का है, जबकि वो कहीं $1000 का था। ये सब झूठ नहीं बोले जा सकते, क्योंकि बिल्कुल आप कितना कमा रहे हो ये बहुत आसानी से पता चल जाता है। आपके दो लोगों की इनकम कितनी है, टैक्स कितना हो रहा है, कंपनी के गवर्नमेंट के सोर्सेज ऑफ अर्निंग कितने, बड़े आसानी से आपका पता चलता है कि आप कितना कर रहे हो। आपने जिसको अलोकेट किया है बजट, अगर इसरो को, उसका बिल होगा कि भाई इसरो के खाते में इतना गए, वो आप ऑडिट कर लोगे, आपका एक एक पैसा वो हो जाता है भाई ऑडिट। ऐसे नहीं चलता कि आपका अपने मन में कोई ऑडिट ही नहीं, अगर ऑडिट ना हो तो बात भी हो। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, उसका नाम है क्या, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और पिछली जो यूपीए की गवर्नमेंट थी वो गई इसीलिए क्योंकि उसके जो कैग थे, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल थे, उन्होंने कहा कि ये जो इनकी पॉलिसी ऑफ एलोकेशन ऑफ टेलीकॉम थी, उसने हमें बहुत इतना इतना लाख हजार लाख करोड़ का नुकसान करवा दिया है। उस वजह से उनकी वो गवर्नमेंट गिर गई, क्योंकि सीएजी का रिपोर्ट आ गया था, वो पब्लिक कर दिया मीडिया ने। ऐसे नहीं होता कि भाई, बिल्कुल सबको पता है हमारी इनकम कितना है, हमारा टैक्स कितना है, हमको ये पता है गवर्नमेंट ने क्या बेचा क्या नहीं बेचा, उसकी उत्पादन कितनी हुई, कितना कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना सेल हुआ, कितना सर्विस से आया, कितना रेमिटेंसेस से आया, हर चीज का रिकॉर्ड है। आप आरबीआई को मैनेज करोगे, आप सीएजी को मैनेज करोगे, आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट को कितनों को मैनेज कर लोगे भाई आप। ऐसे नहीं होता, एक एक बिल्कुल पैसा आपका लोगों को। और प्लस अगर मान लीजिए आपने इसरो को दिया 50,000 करोड़, बता रहे हो 1,000 करोड़ दिया, ये छिपेगा क्या, बैंक में जाएगा, कहीं पैसा जाएगा, उसका फिजिकल वजूद होगा, उस बैंक के ऑफिसर्स होंगे, उस बैंक में जो लोग डील कर रहे होंगे वो होंगे, सारा चीज आप मैनेज कर लोगे। इतना पावरफुल आप हो गए हो, ऐसा नहीं होता। डेमोक्रेसी में तो आप हमेशा ही वीक रहते हो, कब जनता का मूड वो हो जाए। तो इसलिए ये ऐसे नहीं होता। अगर उन्होंने कहा है कि नो इतना डाउट। रुपए, तो 1 रुपए, मैं तो एक पैसे की बात करूं, इधर से उधर नहीं हो सकता, क्योंकि सब बेशक, रिकॉर्ड बिल्कुल, होता है अभी। इसमें कोई डाउट। और हमारे यहाँ आप भी जानते होंगे, वो होता है अलोकेशन के लिए भी बिल आते हैं, बकायदा लॉ के थ्रू अलोकेट होता है कि इतना बिल्कुल सही। पैसा किया जाएगा। जब आप बजट देते हो, इसीलिए से हर साल आप बजट देते हो भाई। बजट का पर्पस क्या है कि हम इतना कमाएं और इतना हम बाहर से खर्च इतना कर शॉर्ट, रहे हैं। इतना हमने डेफिसिट बजटिंग किया है। आप बिल्कुल बोले ये सब सही। झूठ है। अरे ऐसे नहीं हो बिल्कुल सही। जाएगा।
इसमें कोई इट्स डाउट नॉट नहीं है कि जिस तरह घर का आपके घर में अगर 10,000 रुपए आते हैं तो आपको पता है कि यार इसमें मेरे किचन का खर्चा कितना है, बाकी चीज़ें कितनी हैं और इसमें मेरे पास बचता है या नहीं बचता। अगर 10,000 में पूरा काम नहीं चलता तो फिर आप कोई उधार पकड़ते हैं जिसको आप डेफ़िसिट कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें यकीनन किसी कंट्री की जो इकोनॉमी होती है वो इसी तरीके से मैनेज होती है और इसी तरीके से चलती है। अनफॉर्च्युनेटली पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से मैंने एक ताज़ा रिपोर्ट पढ़ी है कि 70% हमारी इकोनॉमी अनडॉक्यूमेंटेड है। इस वक़्त भी इस मॉडर्न एरा में जब हम रह रहे हैं और शायद वो हज़ारों अरब रुपए की वो इकोनॉमी बनती है। हालाँकि टोटल हमारा जो जीडीपी है वो कहते हैं कि 250 से 300 या 350 बिलियन डॉलर की है। शायद इससे कहीं ज़्यादा बनती हो लेकिन डॉक्यूमेंटेड नहीं है, जिसका नुकसान हमें हर साल उठाना पड़ता है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक और ये सारे हमारे सर पे डंडा मारते हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपके टाइम का बहुत शुक्रिया कि आपने शो जॉइन किया। व्यूअर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट पे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय। थैंक यू फॉर भाई। थैंक यू सर।